बच्चों जय श्री कृष्णा, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है बालाजी कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, और इसमें आपको पढ़ना है समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, या समरूप त्रिभुज या सर्वांगसम त्रिभुज के इस चैप्टर में बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा त्रिभुज के बारे में, पूरी जानकारी रहना चाहिए, जो कि आपने कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं, एक बार हम यहाँ पर बेसिक से चालू करते हैं, यानी शून्य से अनंत तक आपको लेकर चलते हैं। तो चलिए, क्या है आपका, सबसे पहले हम बात कर लें त्रिभुज की। त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो ऐसी आकृति, ऐसी कोई आकृति हो जो तीन भुजा, अब क्या है भुजा, भुजा मतलब समझ रहे हो ना, जो तीन भुजाओं से घिरी हो, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, उसे हम क्या कहते हैं, आकृति कहते हैं, मतलब त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा आपकी क्या होती है, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसी आकृति, आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, जो तीन भुजाओं से घिरी हो, घिरी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। जैसे एक आकृति कुछ भी आप बना दीजिए ऐसे, इसमें देखो एक भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा क्या है, AC। अब हम त्रिभुज में बात कर लें, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। त्रिभुज में देखो, पहली चीज, एक त्रिभुज में जो होता है आपका, एक त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं पाई जाती हैं। कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं होना आवश्यक है। किसी त्रिभुज में क्या होना आवश्यक है, तीन भुजाएं। अब जैसे कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC, तीसरी भुजा क्या है, AC। तो देखो किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होना आवश्यक है, तीन भुजा। देखो एक भुजा AB, A से B, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा AC। ये देखो किसी त्रिभुज में अगर तीन भुजा है तभी वो त्रिभुज कहलाएगा, त्रिभुज, तीन भुजा। त्रिभुज का मतलब तीन भुजा होना आवश्यक है। तो किसी त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। अब दूसरी चीज क्या होती है, किसी त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। क्या होते हैं, कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। तो देखो जैसे कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं बेटा, कोण अगर पूछ लेता आपको कोण किसे कहते हैं, तो दो भुजाओं के या दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो भुजा बोले, दो भुजा या रेखा के बीच की झुकाव को, किसको, झुकाव को हम क्या कहते हैं, को हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण को अंश में मापते हैं या रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं, रेडियन में। जैसे बोल दें 30 अंश, 60 अंश, ठीक है, ये होता है आपका। तो कोण क्या होता है, दो भुजाओं या दो रेखाओं के बीच के झुकाव। देखो दो, एक भुजा ये है आपका, एक भुजा ये, इसके बीच ये देखो झुकाव है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो किसी त्रिभुज में तीन अंतः कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, तीन अंतः कोण। देखो एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। तो इसको हम ऐसे कोण A नाम दे देते हैं, कोण B नाम दे देते हैं, कोण C नाम देते थे। तो देखो कोण ABC। तो किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं बच्चों। कितने कोण होते हैं, तीन कोण। अब देखिए किसी त्रिभुज के, तीसरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बेझिझक बताएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर इसे हम लिखें तो कोण A, कोण को ऐसे लिखते थोड़ा टेढ़ा पार, मतलब इस प्रकार बना के लिखते हैं। इसका मतलब है दो कोणों के बीच की झुकाव, इसे क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण B
प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप बच्चों इस प्रकार बता सकते हैं। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज क्या होती है? चौथी चीज होती है त्रिभुज में, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। अब बच्चा शीर्ष क्या होता है? शीर्ष क्या होता है? जहां पर दो भुजाएं या रेखाएं प्रच्छेद करती, जैसे यहां पर दो भुजाएं प्रच्छेद कर दी, तो ये जो बिंदु होता है ये क्या कहलाता है? जहां पर प्रच्छेद करती हैं उसी बिंदु को बोलते हैं हम शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। तो ये आपका क्या हो जाता है बच्चों? शीर्ष हो जाता है। तो ये देखो एक रेखा यहां से प्रच्छेद करी, एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा शीर्ष ये हो गया। तो किसी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। तो आप लोग यहां पर तक समझ गए होंगे। आगे देखो क्या है, हमने आप तक अभी तक क्या बताया? एक त्रिभुज क्या होता है? वह आकृति जिसमें 3 भुजाएं से, वह आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जैसे कि इस त्रिभुज में दिखाया ए बी, बी सी और ए सी। एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। फिर चौथा बताएं, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकार, कौन से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो चलिए त्रिभुज के प्रकार अब हम पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। पहला टाइप होता है, त्रिभुज के प्रकार में पहला टाइप होता है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। ठीक है, पहला टाइप होता है भुजा के आधार पर। और दूसरा टाइप आपका होता है कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। तो इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना थोड़ा थोड़ा। तो देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं भुजा के आधार पर? भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु, दूसरा विषमबाहु, समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब देखना बच्चों, जो समबाहु त्रिभुज क्या हो रहा है, देखो इसका संधि विच्छेद करके आप परिभाषा बता सकते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसा त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब होता है भुजा, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो? समान हो। क्या हो? तीनों भुजा क्या हो? समान हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे बताएंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपकी समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इस प्रकार का कोई त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा मान लेते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं क्या आपकी समान है, अर्थात इसकी लंबाई भी ए है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई क्या है? ए। तीनों भुजा की लंबाई क्या हो? समान हो, तो इसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब हम निकाल लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर अर्थात √3/4 गुणे भुजा क्या था यहाँ पर? ए। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको कोई पूछता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर अर्थात भुजा का वर्ग। अब एक चीज और आपको समझना है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो प्रत्येक कोण होते हैं क्या होते हैं?
इसमें तो प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है और इसमें प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। यानी कितने कितने अंश का होता है? 60-60 अंश के होते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के होते हैं। इस प्रकार आप बता सकते हैं समबाहु त्रिभुज की परिभाषा और उसका क्षेत्रफल। अब दूसरी चीज आती है आपका समद्विबाहु। देखो ये तो हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका? ध्यान से देखिएगा। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, कितनी भुजा? दो भुजा समान हो तो उसे क्या कहते हैं? एक भुजा समान ना हो, केवल दो भुजा समान हो, ऐसा त्रिभुज। मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी, ठीक है, जिसमें एक ए है, ये भी ए है, ये बी है, मतलब इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है? बी। मतलब इसमें क्या है कि दो भुजा बराबर है। कितनी भुजा बराबर है? दो भुजा बराबर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये तो भुजा के समान हो गया, दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अब देखो इसमें लंब अगर हम कोई खींच देते हैं या इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं, इसकी अधिकतम ऊंचाई निकाल लेते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज या केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज या त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज या केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब। यहाँ पर अभी आप एक इसका पढ़ेंगे कोण के आधार पर, तो उसमें समकोण त्रिभुज है तो उसमें ये भी परिभाषा लगेगा आपका क्षेत्रफल वाला। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी विषम मतलब तीनों भुजा विषम हो अर्थात समान ना हो। अब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान ना हो उसे क्या कहते हैं हम? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना दिए ए बी सी, एक भुजा की लंबाई ए, दूसरे की बी, तीसरे की सी, तो ये हो जाता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब भैया यस क्या होता है? यस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसे कैसे निकालते हैं? यस बराबर इन तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए a + b + c बटे 2। तो यहाँ पर एक बार हम समझ लेते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप। अब जैसे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? जैसे कोई त्रिभुज है, उसके जैसे ये त्रिभुज है, इसके चारों ओर हमको कपड़ा लगाना है ऐसे, तो कितना कपड़े लगे वही इसका क्या होता है? परिमाप होता है। तो इन तीनों को हम भुजाओं को जोड़ लें तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या बोले? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, यही होता है त्रिभुज का परिमाप। अब देखो अगर इसका निकालना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है, परिमाप, इसका परिमाप कितना हो जाएगा? आप ध्यान से बताएंगे तो 3 गुणे ए यानी 3 गुणे भुजा हो जाएगा, यानी a + a यानी 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2a + b हो जाएगा इसका परिमाप। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा a + b + c। इस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो अलग अलग परिमाप अलग अलग निकलता है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो ये परिमाप हो गया, ये अर्ध परिमाप हो गया। इस प्रकार विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं बच्चों। अब ये तो कोण है, किसके आधार पर हो गया? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं, तो भुजा के आधार पर हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? अब इसके आधार पर पढ़ेंगे तो इसके आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज।
न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब ध्यान से समझिएगा, न्यून कोण त्रिभुज, आपको न्यून कोण त्रिभुज से पहले न्यून कोण क्या होता है, वह कोण, जैसे कोई कोण है थीटा जिसका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, तो उस कोण को हम बोलते हैं क्या है, ये न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान, जिसके तीनों कोणों का मान 0 से अधिक और 90 अंश से कम हो, जिसके तीनों कोणों का मान न्यून कोण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई त्रिभुज हम बना लेते हैं, जैसे आप एक बना लीजिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों कोण 60-60 अंश के बन जाते हैं, जिसका मान 0 से अधिक है और 90 अंश से कम है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है समकोण। समकोण को बोलते हैं ऐसा कोण जो 90 अंश के क्या हो, बराबर हो। ऐसा कोण जो 90 अंश के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, हम समकोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, एक कोण 90 अंश। आपको 2 से नहीं मतलब, वो कुछ भी हो सकते हैं, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए बाबू। तो एक कोण 90 अंश होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब जो यहाँ पे 90 अंश जो कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। और अगर इस वाले कोण का बात कर रहा है, इस वाले कोण, तो इसके लिए लंब का ये काम करेगा और आधार का काम ये। अगर इस वाले कोण की बात कर रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब का कार्य ये करेगा और आधार का कार्य ये करेगा। ये आपको त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो वहां पर बताया जाएगा। अब इसमें ये लंब हो गया, मान लेते हैं ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसमें एक परिमेय आ जाता है बाबू, आधार। ठीक है, एक परिमेय आता है पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आप इसको याद रखे रहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार आप इसको बता सकते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 अंश हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और इसमें कर्ण, लंब और आधार होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। तो इस प्रकार आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। अब अधिक कोण, यह क्या आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, पहले अधिक कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अब यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का मान अधिक कोण हो, एक कोण का मान अधिक कोण, मतलब जैसे एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण आपका बन गया, मान लेते हैं इस प्रकार बन गया, ये बन गया आपका, मान लेते हैं इस प्रकार बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका 100 अंश, कितना अंश, 100 नहीं, मान लेते हैं 120 बन गया, 120 अंश बन गया। तो ये बन गया कितना, मान लेते हैं 40 अंश बन गया। ठीक है, ये 40 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, 40, 20, 60, 20, 80, यानी 180 अंश हो जा रहा है। अब इस कोण को देखो, इसमें एक कोण क्या है, 120 अंश, कितने अंश है, 120 अंश। जब एक कोण 120 अंश हो जाता है, यानी अधिक कोण हो गया, तो इसे हम क्या बोल लेंगे, अधिक कोण। इस वाले त्रिभुज को क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये 3 प्रकार के त्रिभुज होंगे, किसके आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। और 3 प्रकार के त्रिभुज किसके आधार पर होते हैं, भुजा के आधार पर। ये तो हो गए त्रिभुज के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे समरूप और त्रिभुज के बारे में इतनी सारी जानकारी। अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो वीडियो को पीछे करके आप फिर से देखिए। और पूरा ये चीज़ तो बेसिक था आपका, बेसिक, ये चीज़ क्या थी, बेसिक, लेकिन आपको ये जानना जरूरी था, क्योंकि इसमें आप सभी चीज़ों का यूज आपके
क्वेश्चंस में किया जाएगा। तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको मैं ये नहीं बताऊंगा ये कहाँ से है कैसे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको याद रखेंगे, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या आपको सबसे पहले हम पढ़ते हैं समरूप आकृति किसे कहते हैं। समरूप आकृतियाँ और सर्वांशम, दो चीज़ आपका है, समरूप और समरूप आकृति और सर्वांशम आकृति, है ना। समरूप आकृति, त्रिभुज के बारे में भूल जाते हैं हम कुछ देर पहले। हम पढ़ते हैं समरूप आकृति और किसके बारे में, सर्वांगसम आकृतियों के बारे में, आकृति, ठीक है। दो चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो पहले हम समरूप, अगर हम समरूप का संधि विच्छेद करते हैं तो ये जिसका रूप हो समान उसे क्या कहते हैं हम, समरूप, अर्थात समान रूप, क्या हो, समान रूप। सर्वांगसम, सर्व अंग समान हो, सभी अंग, जिसके सभी अंग क्या हो, सभी अंग समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सर्वांगसम आकृति बोलते हैं। अब आप खुद जज कीजिए, समरूप केवल रूप समान हो और कुछ ना समान हो तो उसे क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियां। और सर्वांगसम क्या होता है, सभी अंग समान हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, सर्वांगसम आकृतियां। अब सपोज करो, अब हमने ले लिया एक, क्या ले लिया हमने, पेन ले लिया। अब एक क्या ले रहे हैं, सॉरी हाँ, एक पेन एक मार्कर ले लिया, ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है कि सर्वांगसम है। तो आप बोलोगे सर जी ना तो ये समरूप है ना तो सर्वांगसम है, ठीक है। अब देखो भैया हमने क्या किया, एक पेन ले लिया एक किताब ले लिया, तो इसमें क्या ये समरूप है, नहीं है, एक दूसरे के समरूप नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने एक मार्कर लिया और इसी की जैसे एक मार्कर और लिया सेम टाइप, तो कहोगे ये इसी के रूप का भी दिख रहा है। हाँ देखिए बच्चों, जैसे हम पढ़े थे समरूप आकृति को, समरूप देखो जैसे हमने ये दो मार्कर ले लिए, तीनों मार्कर, तो तीनों मार्कर जो हैं एक ही साइज के दिख रहे हैं, बस रंग अलग है, रंग क्या है, अलग है। तो इसे आप क्या कह सकते हो कि एक दूसरे के ये समरूप तो हैं परंतु रूप तो इनका समान है लेकिन सर्वांगसम नहीं। आकृति जो इसकी है ये समान है, आकृति समान है लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए सर्वांगसम, सभी अंग तो समान नहीं है लेकिन समरूप इसे हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब सर्वांगसम कहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा एक डुप्लीकेट यहाँ पर लाके खड़ा कर दे, तो जैसी आकृति मेरी वैसी उसकी, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, हम दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे, ठीक है। और समरूप तो होंगे ही, समरूप तो होंगे क्योंकि उसकी आकृति हमारी आकृति रूप समान है तो समरूप तो होंगे, ठीक है। और सेम टाइप का क्या होगा, समरूप होगा। अब देखो जैसे हमने ले लिया, अब एक उदाहरण पढ़ते हैं, एक उदाहरण थोड़ा समझते हैं। जैसे एक आप ले ले सॉरी नहीं चल रहा, तो एक ले लेते हैं गोला, क्या ले लेते हैं, गोला, तो दूसरा भी गोला ले लें इस प्रकार। अब ये गोला ये भी गोला, एक दूसरे की ये क्या है, समरूप तो है, समरूप तो है लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है, दूसरी है, और इसकी त्रिज्या क्या है, दूसरी है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। अब अगर हम ले लें, एक गोला ले लें, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और दूसरा भी गोला ले लें, इसकी भी त्रिज्या क्या मान लें, 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों गोला हैं, गोले हैं, तो इसलिए क्या है, दोनों समरूप हैं। अब त्रिज्या भी समान है इसलिए ये क्या है, सर्वांगसम भी है, ठीक है। अब त्रिज्या भी समान, सब कुछ समान है, तो इसलिए सर्वांगसम आकृतियां हो गई और ये समरूप आकृतियां हो गई। तो देखो ये समरूप भी और सर्वांगसम है, तो एक आपका तथ्य बनता है, तथ्य कि सभी सर्वांगसम आकृति, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती हैं, समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी जो आपका सर्वांगसम, ये देखो सर्वांगसम है तो ये समरूप हमेशा होगा, ठीक है, लेकिन ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम ये नहीं होगा। तो एक कथन मिल गया आपका कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
अब देखिए, अगर हम यहाँ पर समरूप आकृति जो नहीं है उसको बना लें, जैसे एक गोला बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया, अब ये दोनों समरूप हैं, तो आप कहोगे नहीं समरूप है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो गोला और ये त्रिभुज, इनकी आकृति अलग अलग है। एक हमने बना लिया वर्ग, एक बना लिया वर्ग और एक बना लिया आयत, तो ये भी क्या है? समरूप नहीं, क्योंकि एक वर्ग है एक आयत। अगर हमने बनाया एक वर्ग और यहाँ पर एक बड़ा वर्ग बना दिया, ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, तो एक दूसरे के क्या है? ये समरूप है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक 4 सेंटीमीटर का वर्ग ले लेते हैं और एक 5 सेंटीमीटर का वर्ग, तो ये समरूप है। अगर यहाँ पर हम 4 ही सेंटीमीटर का ले लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम आकृति आपकी कहलाएंगी। अब देखिए आगे, देखिए बच्चों, अब आपको पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। अभी आपको दे दिया जाए कोई दो त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज का नाम है ABC, दूसरा त्रिभुज है आपका PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? ये दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? इसके लिए दो शर्तें होना आवश्यक है, पहला और दूसरा। पहला शर्त क्या है कि इन त्रिभुज के संगत कोण, इन मतलब त्रिभुजों के, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहला ये आपका हो। दूसरा, इनकी मतलब दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ये दो शर्तें आपका होना आवश्यक है। पहला शर्त क्या है कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होने चाहिए और त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब देखो, जैसे एक त्रिभुज है कि संगत कोण आया, संगत कोण कौन कौन से होंगे? जैसे यहां पर नाम दे दिया आपको, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR। अब देखिए, इसमें कोण A का संगत है P और कोण B का संगत है कोण Q और कोण C का संगत है कोण R। देखो, कोण A का संगत कोण P, कोण B का संगत कोण Q और कोण C का संगत क्या है? कोण R। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं इसमें देख के कि A का संगत P, B का संगत Q और C का संगत R। तो पहला शर्त आपका क्या है? पहले शर्त के अनुसार कोण A बराबर होना चाहिए कोण P, कोण B बराबर होना चाहिए कोण Q और कोण C बराबर होना चाहिए कोण R। तो ये तीनों अगर बराबर होते हैं, और क्या बराबर होता है? एक ही, इतने से काम नहीं चलेगा, और क्या चाहिए आपको? इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं देखो, AB की संगत क्या है? PQ। देखो यहाँ पर AB है, यानी AB की संगत PQ। यहां से देखेंगे जो नाम लिखा है यहाँ से, AB का संगत PQ, यानी इसका अनुपात AB बटे PQ का अनुपात बराबर हो। दूसरी संगत भुजा क्या है? BC बटे QR। देखो दूसरा क्या आपका? BC, क्या आपका? BC बटे QR, दूसरी भुजा BC बटे QR। अब तीसरी भुजा क्या है? देखो AC और इसका PR, तो तीसरी भुजा AC बटे PR। अब देखो यहाँ पर AB बराबर हो PQ के, AC बराबर हो PR के, AC बराबर PR के और BC बराबर किसके हो? QR। ये तीनों चीज बराबर हो और ये दो भुजाएं मतलब तीनों संगत कोण बराबर हो, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह यही होता है, तिरछी लाइन, समरूप का चिन्ह यही होता है। ठीक है, ये क्या होता है? समरूप का चिन्ह। अब इसको हम पढ़ेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, समरूप है त्रिभुज PQR। कब समरूप होगा? जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हों, या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो समान अनुपाती भी बोल सकते हैं आप और अनुपात बराबर भी कह सकते हैं। तो ऐसी शर्तें होंगी तभी दो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, अन्यथा दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। अब एक एक करके आप समरूपता की कसौटी को पढ़ेंगे कि जब तीनों संगत कोण बराबर हों तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको आप परिमेय के रूप में दिया है, इसको सिद्ध करने पड़ेंगे। और जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब त्रिभुज समरूप होते हैं। अब जब दो कोण बराबर हो तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं।
ठीक है। उसके बाद दो कोण एक भुजा बराबर हो तब भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। यानी एक कोण दो भुजा बराबर हो तब भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बाद में हम सिद्ध करेंगे, अभी अभी एक परिमेय 5 परिमेय अब की बार आपको पढ़ना है, जिसमें से एक परिमेय 2 परिमेय दूसरे टाइप का है और तीसरा चौथा पांचवा इसी कोण पर आधारित है। अब इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्नावली 7.1 के कुछ क्वेश्चन है जिसको हम हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको आप स्वयं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बोल बोल के बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन जो आपका है कह रहा है कि कोष्ठकों में, ऊपर लिखा गया आपका कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों के सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिएगा, पहला दिया गया है कि सभी वृत्त होते हैं, तो ऑप्शन में दिया गया सभी वृत्त होते हैं, ऑप्शन में दिया गया होगा सर्वांशम की समरूप। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, एक दूसरे के सर्वांशम की समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त जो होता है, ये जो वृत्त है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के, त्रिज्या अलग होगी लेकिन समरूप होंगे, सर्वांशम नहीं होंगे। तो सभी वृत्त एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। तो ऑप्शन क्या भरा जाएगा इसमें, एक स्थान पे भरा जाएगा समरूप भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, समरूप भरा जाएगा। फिर कह रहा है सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों, सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं, सर्वांशम नहीं होते। किसी वर्ग की भुजा 5 है, किसी वर्ग की भुजा 8 है, तो समरूप तो है लेकिन सर्वांशम नहीं। तो और कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्विबाहु। तो इसमें भरा जाएगा समबाहु त्रिभुज। अब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 हो गया तो 3 हो गया, दूसरे का मान लेते हैं 5 हो गया तो 5 5 5 हो गया। तो एक दूसरे के समरूप हैं लेकिन सर्वांशम नहीं है। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप, और विषमबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं। चौथा में है आपका, कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, उनके संगत कोण बराबर हो। और क्या कह रहा है, उनकी संगत भुजाएं क्या हो, संगत भुजाएं बराबर हो कि समानुपाती हो। संगत भुजाएं बराबर नहीं होना है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना है। तो संगत भुजाएं समान अनुपाती भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, समान अनुपाती हो। तो इस प्रकार आप भर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका ऊपर लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृति, दूसरा है ऐसी आकृति जिसके समरूप नहीं है। पहला आपको क्या बताना है, समरूप आकृति, समरूप आकृति के उदाहरण देना, अपने मन से कुछ भी देना। दूसरा है जो ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो आप पहले इसका दे देते हैं, पहला एक उदाहरण, इसका 2 उदाहरण देना। अब ऐसे आगे जो समरूप है तो आप बना दीजिए 2 वर्ग, एक वर्ग ऐसे, दूसरा बड़ा वर्ग बना देंगे। तो ये दो, एक तो हो गया आपका समरूप आकृति, दूसरा एक गोला बनाइए, दूसरा गोला बना दीजिए, एक त्रिभुज बनाइए, दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज बना दीजिए। बस इनमें भुजा दे दीजिए 5 5 5, इसका 6 6 6। तो ये समरूप आकृतियां बन जाती। कई आप उदाहरण दे देते हैं। और ऐसी आकृतियां बनानी है जो समरूप नहीं है, तो पहला एक गोला बना दो, इसके साथ में एक त्रिभुज बना दो। तो ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, नहीं है। एक और बना दीजिए, एक वर्ग बना दीजिए, एक गोला बना दीजिए, ये भी समरूप है, नहीं है। एक त्रिभुज बना दीजिए, एक आयत बना दीजिए, तो ये क्या समरूप है, नहीं है। तो इस प्रकार की समरूप आकृतियों के उदाहरण, जो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं उसके उदाहरण हो गए, और ऐसी आकृति जो समरूप है उसके उदाहरण हो गए। इसकी त्रिज्या 5 दे दीजिए, इसकी त्रिज्या 2 दे दीजिए, इसकी 5 भुजा दे दीजिए तो सभी 5 हो जाएंगे, और इसका दे दीजिए 7 तो सभी क्या हो जाएंगे, 7। तो इस प्रकार की समरूप आकृतियां, ये आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं समरूप आकृतियां और असमरूप आकृतियां। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा हो गया आपका। तो तीसरे पे चलते हैं, तीसरे पे क्या है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। अब देखिए आपको क्या दे रहा, क्वेश्चन दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन, कौन सा, तीसरा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप है कि नहीं। तो आपको क्या बताना है, निम्नलिखित आकृतियां समरूप है कि नहीं। तो इसमें क्या दिया रहा है आपको, पहले ऐसे बनाया आपको, ठीक है, इस प्रकार बना लेते हैं हम। पहला चित्र, इसको 1.5 cm, 1.5 cm, 1.5 cm और 1.5 cm, ठीक है। फिर दूसरा ऐसे बनाया है, ठीक है, इस प्रकार बनाया है दूसरा। इसको दिया आपको 3 cm
इसको भी 3 cm मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये 90 90 बता दिया, ये कितना बता दिया 90। अब यहाँ पे बोल रहा है ये क्या पूछ रहा है, ये आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं। सबसे पहले आपको क्या बताना, समरूप हैं कि नहीं। तो समरूप आकृतियां कब होती हैं, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो यहाँ पर अगर संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, नाम इसका दे देते हैं एस आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और इसका नाम रख देते हैं क्या दिया गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो देखो यहाँ पर अगर हम पी क्यू बटे ए बी बराबर निकालें, क्या है क्यू आर बटे बी सी, बराबर निकालें आर एस बटे सी डी, और बराबर निकालें एस पी बटे डी ए। तो ये देखो ये सब बराबर मिलेंगे। देखो 1.5 बटे 3, ये भी 1.5 बटे 3, ये भी 1.5 बटे 3, और ये भी 1.5 बटे 3। देखो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, ये तो बराबर है, सही है। अब आपको क्या होना चाहिए, एक शर्त और है कि संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये जो इस वाले चित्र में सभी कोण कितने हैं 90 90, लेकिन यहाँ पर ये वाला कोण 90 अंश नहीं है। तो यहाँ पर कहेंगे कि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों जो आपके चित्र हैं और आकृति हैं ये समरूप नहीं है। तो आप कहेंगे ये आकृतियां समरूप नहीं है, आप बता देंगे ये आकृतियां समरूप नहीं है। तो ये प्रश्नावली आपकी 6.1 जो है कंप्लीट होती है। तो आगे हम कल पढ़ेंगे परिमेय 1 और परिमेय 2 का वीडियो कल आपको मिले हैं, कल बनाएंगे, जिसको अपलोड करने में जो टाइम लगे किया जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे बहुत लोगों का वीडियो पहुँचे और